बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। वो दरख्त से बंधे हुए झूले पे बैठी मुसलसल ऊंची आवाज में गाना गा रही थी। उसकी सुरीली आवाज ने एक समा बांध दिया था। उसकी आंखें बंद थी और मुसलसल आगे पीछे होते हुए झूले की हरकत भी उसका अर्तकास ना तोड़ सकी। उसका नाम प्रीति था। वो इंतहाई खूबसूरत तो ना थी लेकिन बहुत ज्यादा पुरकशिश थी। खासकर उसकी खूबसूरत आवाज के पूरे गांव में चर्चे थे। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होने की वजह से वो बहुत ज्यादा लाडली थी। उसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश को आंखें बंद करके पूरा किया जाता था। हालांकि उसका बाप बड़ा गरीब था, गांव के जमींदार की हवेली का मुलाजिम, लेकिन जैसे भी होता वो अपनी इकलौती बेटी की ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश जरूर करता। उसकी माँ उदेर उम्र की औरत थी। वो सिर्फ घर के कामकाज करती। हालांकि जमींदार की पत्नी ने उसे कई बार कहा कि वो भी उसकी हवेली में आके काम करे ताकि उनके घर के हालात ठीक हो सकें। लेकिन प्रीति के पिता रामदास को ये बात गवारा न थी, इसलिए बाद में किसी ने उस पर जोर ना दिया। रामदास को भी प्रीति के शौक का पता था। वो जानता था कि प्रीति की आवाज बहुत ज्यादा सुंदर है, इसलिए उसने कभी उसके शौक पे पाबंदी नहीं लगाई। पहले तो वो सिर्फ अपनी दोस्तों को गाना सुनाती, लेकिन फिर ये बात किसी तरह जमींदारों के कानों में पड़ी कि रामदास की बेटी को गाने का बहुत शौक है और वो गाती भी बहुत अच्छा है। एक दिन उसने रामदास को बुला के पूछा, रामदास, सुना है तेरी छोरी को गाने का बहुत शौक है, उसकी आवाज भी सुना है बड़ी मीठी है। जी ठाकुर साहिब, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मेरी प्रीति को भगवान ने बड़ी सुंदर आवाज से नवाजा है। वो जब गाती है तो इर्द गिर्द जैसे सब साकित हो जाता है। रामदास ने आजी से हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम जानते हो हमें गाना सुनना कितना पसंद है और सुंदर आवाज हमारी कमजोरी है। ठाकुर चंद्रराम ने ताई तलब नजरों से रामदास की तरफ देखा और फिर बोला, हमने तुम्हारी छोरी की बड़ी तारीफ सुनी। हम चाहते हैं कि तुम उसे किसी दिन हवेली लाओ, हम उसका गाना सुनना चाहते हैं। रामदास ने ठाकुर के मुंह से प्रीति के गाने की तारीफ सुनी तो उसके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। वो झुक के उठा, चंद्रराम के चरण छुए और वापसी के लिए मुड़ गया। चेहरे पे छलकती खुशी को रामदास छुपाने में नाकाम रहा था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसकी पत्नी ने उसके चेहरे पे छलकती खुशी को भांप लिया। क्या बात है प्रीति के पिता, इस समय बड़े खुश नजर आते हो, क्या कोई खास बात है? रामदास की पत्नी सरस्वती ने इश्तियाक से पूछा तो जवाबन रामदास बोला, भगवान, बात ही ऐसी है, तुम सुनोगी तो तुम्हारी खुशी भी दोचन हो जाएगी। ऐसी कौन सी खास बात है, जरा मुझे भी बताओ। सरस्वती के पूछने पे रामदास बोला, वो अपने ठाकुर साहिब है ना चंद्रराम, उन्हें अपनी प्रीति की आवाज की सुंदरता का पता चला है। वो चाहते हैं कि प्रीति उनकी हवेली में आके उन्हें अपनी सुंदर आवाज में गाना सुनाए। अगर उन्हें प्रीति की आवाज पसंद आ गई तो वो प्रीति को बहुत कुछ देंगे, बल्कि जब भी उनका दिल चाहेगा वो प्रीति को बुला के उसका गाना सुनेंगे और दिल खोल के नवाजेंगे। रामदास ने एक ही सांस में उसे अपनी खुशी की वजह बताई। जवाबन सरस्वती खामोश हो गई। रामदास ने हैरान होकर उसकी खामोशी की वजह पूछी तो वो फिक्रमंद अंदाज में बोली, प्रीति के बाबू, तुम जानते हो ठाकुर किस तबीयत का मालिक है। वो एक अयाश आदमी है और न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत खराब कर चुका है। मुझे प्रीति कारण खतरा है कि अगर ठाकुर ने हमारी प्रीति को नुकसान पहुँचाया तो हम क्या कर सकेंगे। मैं अपनी प्रीति को किसी सूरत हवेली नहीं बेचूंगी। पगली, मैं ठाकुर को अच्छे से जानता हूँ। वो अपने मुलाजमों का कितना ख्याल रखते हैं, उनकी इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं। जानती हो प्रणाम सिंह की छोरी के साथ कितना अच्छा सलूक किया था। उस बेचारी की इज्जत किसी दरिंदे ने रोन डाली थी। उसके गरीब माता पिता कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन ठाकुर ने इस लड़के को ढूंढ के कितनी कड़ी सजा दी और बाद में इस लड़की के घर वालों को इतनी दौलत दी थी कि वो अपनी बकिया जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें और अपनी छोरी की शादी भी किसी अच्छी जगह कर सकें। रामदास ने ठाकुर की तारीफ में जमीन आसमान एक करना शुरू किए तो सरस्वती ने उसे टोका, बस मेरी जुबान ना खुलवाओ। सारा पिंड जानता है कि ये ठाकुर ही था जिसने प्रणाम सिंह की छोरी माधुरी की इज्जत लूटी थी और सजा इस बेचारे गरीब गोपाल को दी और बाद में माथुरी के घर वालों को इतनी दौलत दी कि वो बेचारे उसे ठाकुर का एहसान समझते रहे।
तुम भी ठाकुर के पीछे पड़ गए हो। वो इतना अच्छा नहीं जितना तुम समझ रहे हो। उसके काले करतूत हवेली की ऊंची दीवारों में दब जाते हैं, लेकिन कब तक दबेंगे? भगवान जल्दी उसके पाप का चेहरा बेनिकाब करेगा। तुमसे तो बात करना ही फिजूल है। रामदास बेजारी से बोला, इतने अच्छे आदमी को महज गलत फहमी की बुनियाद पे इतना बुरा कह रही हो? तुम जो भी कहो, मैं जल्दी प्रीति को हवेली लेके जाऊंगा। अगर ठाकुर को प्रीति की आवाज पसंद आई फिर तो समझो वारे न्यारे। रामदास अपनी ही धुन में बोले चले जा रहा था, जबकि सरस्वती के चेहरे पे फिक्र तरद्दुर की लकीरें बनती जा रही थी। एक दिन प्रीति अपनी सखियों के साथ झूला झूलने में मगन थी। साथ साथ उसकी सुरीली आवाज माहौल को बड़ा खूबसूरत बना रही थी। उसकी सखियां भी खामोशी से उसकी आवाज की सुंदरता को अपने अंदर उतारने में मसरूफ थी। हमेशा ऐसा ही होता था। वो जब भी अपने घर से जरा दूर इन घने दरख्तों पे पड़े झूलों में झूला झूलने जाती, उनकी सहेलियां खेलने कूदने में बजाय बड़ी महवियत से उसका गाना सुनती थी। लाजवती कहती, प्रीति तेरी आवाज कानों में रस्सा गोलती मनुष्य को संसार से बेगाना कर देती है। इंसान तो इंसान, हवाई मखलूक भी यकीनन तेरी आवाज के शहर में खो जाती होगी। तू ऐसा किया कर, इन दरख्तों के नीचे बैठ के या वीरान जगहों पे अपनी आवाज का जादू ना जगाया कर। किसी दिन कोई जिन आशिक हो गया तो फिर तो तू गई काम से। और प्रीति हंस के उसकी बात को टाल जाती। वो उम्र ही ऐसी होती है, लड़कियां अपनी दुनिया में गुम किसी बात पे तवज्जो नहीं देती। उन्हें जिन काम से मना किया जाए वही उनकी जिद बन जाता है। प्रीति ने भी लाजवती की बात को मजाक में उड़ाया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि एक दिन ये बात सच होके रहेगी। उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। प्रीति को घर में घबराहट हुई तो वो उन घने दरख्तों की जानिब चल दी जहाँ वो अपनी सखियों के साथ झूला झूलती थी। उसने सोचा कि वहाँ दरख्तों की छांव में कुछ देर बैठेगी तो गर्मी से निजात मिल जाएगी। इस वक्त कोई सखी भी उसके साथ मौजूद न थी। वो झूले पे आगे बैठी। ठंडी हवा के झोंकों ने उसकी तबीयत में खुशगवारियत पैदा कर दी। उसने अपनी मधुर आवाज का जादू जगाना शुरू कर दिया। ठाकुर का मुलाजिम गोपी, जो किसी काम से इधर से गुजर रहा था, इतनी सुंदर आवाज सुन के ठंडक गया। वो दबे कदमों उधर की ओर बढ़ा जहाँ से वो आवाज आ रही थी। गोपी ने हैरानी से झूले पे बैठी उस लड़की को देखा जो हवेली में काम करने वाले मुलाजिम रामदास की छोरी थी। हैरानी उसे इस आवाज से हुई। इतनी सुंदर आवाज उसने अपनी जिंदगी में ना सुनी थी और ठाकुर चंद्र राम तो ये आवाज सुन के पागल हो जाएगा। उसने सोचा वो भी जाके ठाकुर को आगाह करता है कि इतनी प्यारी आवाज उनके अपने पिंड में मौजूद है और वो शहर से नहरीली औरतों की भोंडी आवाज को सुनने के लिए इतनी रकम खर्च करता है। वो ये सोच के वापसी के लिए मुड़ा। प्रीति को उसके आने और जाने की खबर न हुई। वो तो बस अपने आप में मगन थी, ये जाने बिना कि कोई और भी उसे बड़ी हैरत से देख रहा है। जिस दरख्त पे वो झूला झूल रही थी उसी के एक शाख पे वो बैठा था। वो प्रीति को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो प्रीति को अच्छी तरह देख रहा था और उसकी आवाज की सुंदरता उसे पागल कर रही थी। उसका ताल्लुक एक बेदीन जिन्नात से था, लेकिन वो सरकश नहीं था और ना ही उसने कभी किसी आदमजात को बिला वजह तंग किया था। अब भी वो अपने कबीले में जा रहा था कि उसके कानों में सुरीली आवाज पड़ी तो वो फौरन रुका और उसी दरख्त की शाख में बैठा जिसमें प्रीति झूला झूलते हुए गाना गा रही थी। उसने फिलहाल अपने कबीले की तरफ जाना तर्क किया और प्रीति के साथ रहने का फैसला किया। उसका नाम रोजाम था। वो एक बहुत ही ताकतवर जिनजादा था, लेकिन उसने प्रीति के जिस्म पे कब्जा जमाने की बजाय उसके साथ रहने का फैसला किया ताकि प्रीति को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। उधर गोपी उस वक्त ठाकुर दास के कमरे हास में उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था। थोड़ी देर पहले वो ठाकुर को प्रीति की आवाज की सुंदरता के बारे में बता चुका था और साथ ही उसके हुस्न और शबाब की दास्तान भी। ठाकुर के लिए दोनों बातें बड़ी अहम थी, आवाज और शबाब। ये हो नहीं सकता था कि वो आवाज के साथ साथ शबाब से भी लुत्फ अंदोज ना होता। शहर से वो जिन औरतों को गाने के लिए लाता वो कोठे से ताल्लुक रखती थी, जिनके लिए इज्जत से ज्यादा दौलत की अहमियत होती थी और वो अपने शबाब की पूरी कीमत वसूल करती थी। इसलिए ठाकुर के लिए इन्हें राम करना जरा भी मुश्किल ना होता, बल्कि वो खुद ही पके हुए फल की तरह झोली में आन गिरती। लेकिन गांव की नारियों को राम करना तकरीबन नामुमकिन होता। उनके नजदीक इज्जत से बढ़ के कोई दौलत ना होती और फिर गांव में इस तरह के वाकयात जल्द फैल जाते। ठाकुर भी पिंड की नारियों से जरा मुहतात रहता। वो कोई खेल भी गैर मुहतात होके नहीं खेलता। पता नहीं कैसे उसे प्रणाम सिंह की छोरी माधुरी को समझने में गलती हो गई और बात पूरे पिंड में फैल गई। लेकिन ठाकुर ने अपना असर रसू इस्तेमाल करके इस मामले को दबाया और आइंदा के लिए मुहतात हो गया था। गोपी के मुंह से रामदास की छोरी की तारीफ सुन के उसके मुंह में पानी आया। उसे ये मरहला बड़ा आसान लगा। वो रामदास को हुक्म देके किसी भी वक्त प्रीति को हवेली बुला सकता था और प्रीति को दौलत का लालच देके या धमकी वगैरह देके बआसानी अपनी मर्जी कर सकता था।
उस वक्त भी वो गोपी से इस मौजू पे बात कर रहा था। गोपी बढ़ चढ़ के उसे मशवरे दे रहा था। ठाकुर चंदन राम के हाथ में शराब का गिलास था और उसकी आंखें कसरत शराब नोशी से सुख थी, लेकिन वो मुकम्मल होश में था। ओए गोपी, उसने अपने सामने हाथ बांधे गोपी को मुखातिब किया। तू जब भी कोई खबर लाता है बड़ी अच्छी खबर लाता है। तुझे तभी मैंने अपना हाथ मुलाजिम बनाया और फिर तो अपनी बीवी पड़ी तू रसीली रखता है। मैं तो उसे भी हवेली में बुला चुका हूँ। गोपी तो घर की मुर्गी को छोड़ के इधर उधर मुंह क्यों मारता है? ठाकुर के लहजे में छुपी मानेखेजी को समझ के गोपी मुस्कुराया और हाथ बांध के बोला, ठाकुर साहिब, आप तो जानते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। वो मुर्गी तो मुझे रोज नसीब होती है, इसलिए जी अदब सजाता है। इसलिए दाल को मुंह मारना पड़ता है ताकि कुछ तो मुंह का जायका तब्दील हो सके। गोपी के जवाब पे ठाकुर मुंह से कहकहा निकल गया और खूब हंसने के बाद बोला, बड़ा होशियार हो गया है, लगता है दाल कुछ ज्यादा ही रास आ गई है। ऐसा कर रामदास को मेरा पैगाम पहुंचा कि जब मेरा हुक्म हो वो अपनी छोरी को लेके हवेली आए, हम उसका गाना सुनना चाहते हैं। और हाँ, गोपी जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ा, ठाकुर चंद्रराम बोला तो गोपी रुका और सवालिया नजरों से ठाकुर की तरफ देखने लगा। आज रात अपनी पत्नी को हवेली में पहुंचाना, बड़े दिन हुए उससे मिले हुए, आज वो बड़ी याद आ रही है। दूसरे दिन गोपी को कहने की बजाय ठाकुर ने रामदास को खुद बुलवा के उसकी छोरी प्रीति को हवेली में लाने का कहा। जब रामदास ने ये खबर अपनी पत्नी को सुनाई तो वो खुश होने की बजाय परेशान हो गई, लेकिन वो क्या कर सकती थी? शाम समय प्रीति को लाजमन ठाकुर की हवेली जाना पड़ता। उसने भगवान से प्रीति की सलामती के लिए प्रार्थना की और खामोश हो गई। प्रीति अपने कमरे में पुरसुकून सो रही थी कि उसे किसी ने इतने प्यार भरे अंदाज में पुकारा कि उसकी नींद फौरन उरंशु हो गई। कमरे में तारीकी फैली थी। वो उठ के बैठी, आंखें फाड़ के हैरत से आगे पीछे देखने लगी। उसे हैरानगी हो रही थी कि उसे किसने पुकारा है। हालांकि आवाज बड़ी नरम और मध्यम थी, लेकिन इसके बावजूद वो गहरी नींद से किस तरह अचानक बेदार हो गई। फिर उसने सोचा कि हो सकता है मैंने कोई ख्वाब देखा हो। ये सोच के वो फिर से लेटने लगी कि वो आवाज दोबारा से आई। किसी ने उसे बड़े प्यार से पुकारा था। वो खौफजदा अंदाज में इधर उधर देखने लगी। उसके हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। अचानक उसे अपने बालों में किसी के हाथों का लम्स महसूस हुआ। कोई नादीदा हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था और वो दुनिया माफिया से बेखबर होती जा रही थी। फिर उसके कानों में वही दिलकश आवाज गूंजी, तुम्हें मुझसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लेकिन तुम हो कौन और बंद कमरे में कैसे आए? प्रीति मदहोश सी आवाज में उस नादीदा वजूद से पूछ रही थी। कुछ देर तो पुरअसरार सी खामोश रही। फिर वो बोला तो प्रीति को अपने कानों में रसगुल्ता महसूस होने लगा। मेरा ताल्लुक कौमे जिन्नात से है, यानी कि मैं एक जिनजादा हूँ, लेकिन हम सरकिश जिन्नों में शुमार नहीं होते, जो इंसानी वजूद पे अपना कब्जा जमा लेते हैं और उन्हें हर तरह की तकलीफ देने से बाज नहीं आते। लेकिन हमारे कबीले का ये दस्तूर है कि जो भी जिन किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाएगा उसकी जिन्नाती ताकतें सलब कर दी जाएंगी और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अगर वो दोबारा इस तरह की हरकत ना करने का वादा करे तब उसे मुआफी मिलती है। हैरत अंगेज तौर पे उसके जिन होने के बावजूद प्रीति को उससे कोई खौफ महसूस न हुआ। उसने अपने हाथ प्रीति के सर से हटाए। उसकी आवाज तो आ रही थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। क्या तुम मेरे सामने आ सकते हो? प्रीति ने किसी नादीदा नुक्ते पे निगाहें जमा के कहा, क्यों नहीं। फिर ठंडी हवा का एक झोंका प्रीति के चेहरे से टकराया और सामने बिस्तर पे धुएं का एक मरगुला बनने लगा। धीरे धीरे वो मरगुला एक ठोस इंसानी वजूद में डलने लगा। जब वो साया मुकम्मल हुआ तो एक खूबसूरत वजूद प्रीति के सामने था। वैसे तो वो बिल्कुल इंसान दिखाई देता था, लेकिन उसकी भवें बड़ी गनी और आंखें किसी हद तक कानों की जानिब खिंची हुई थी। कतई नजर उसके वो बिलाशुबा बड़ा हसीन मर्द था। प्रीति ने आज तक इतना खूबसूरत मर्द नहीं देखा था। वो आंखों में स्ताइश लिए यकटक उसकी तरफ देख रही थी। इसे इतनी मैवियत से अपनी तरफ तकते पाके उसके लबों पे दिलकश तबस्सुम आ ठहरा। ऐसे देख के तुम ये साबित करना चाहती हो कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। हालांकि मैं तो खुद तुम्हारी आवाज का दीवाना हूँ और तुम्हारा ये मासूम सा चेहरा, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास रुक गया और अब तो ऐसे लगता है कि मैं कहीं भी जा नहीं सकता। उसकी बेकरार आवाज प्रीति को किसी और दुनिया की सैर कराने लगी। उसने कब इतने खूबसूरत अल्फाज में किसी से अपनी तारीफ सुनी थी। उसके भरभरे लबों पे एक अलहुई सी मुस्कुराहट बिखरी। उसने जल्दी से नजरें झुकाई। उसका दिल बड़े जोर से धड़क रहा था। ऐसे पहले तो कभी ना हुआ। प्रीति ने दिल में सोचा जरूर, लेकिन कुछ कहने से बाज रही। क्या तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो? उसके सवाल पे प्रीति ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों की चमक से खाइफ होके फिर से निगाहें जुड़ाई, लेकिन सर को अस्बात में खिलाना ना भूली। तुमने मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा, रोजान ने प्यार से प्रीति की तरफ देखते हुए पूछा तो प्रीति को भी ख्याल आया।
तुमने इतना मौका दिया ही कहाँ कि मैं तुम्हारा नाम पूछ सकूं। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है। प्रीति ने मासूमियत से पूछा तो जवाब में रुसाम ने उसे अपना नाम बताया, फिर सारा वाकया उसे बताया कि कैसे वो उसकी आवाज सुन के रुका और अब वो कहीं भी न जाने का इरादा कर चुका था। प्रीति को ये फिक्र खाने लगी कि अगर घर वालों को पता चला तो वो क्या सोचेंगे, लेकिन रुसाम ने उसे बताया कि वो गायब हालत में उसके साथ रहेगी, किसी को जरा भी पता नहीं चलेगा। प्रीति मुतमिन हो गई। फिर बातों में रात गुजरने का पता भी ना चला। सुबह वो जल्दी ना उठ सकी। उसकी माता ने उसे जगाया, उसे बताया कि आज शाम समय उसे ठाकुर की हवेली गाना सुनाने के लिए जाना है। प्रीति बड़ी हैरान हुई कि ठाकुर को कैसे पता चला कि वो अच्छा गाती है, लेकिन उसे हर हाल में ठाकुर की हवेली जाना था क्योंकि हुक्म न मानने की सजा वो अच्छे से जानती थी। साथ साथ उसे ये भी परेशानी थी कि पता नहीं ठाकुर किस कमाश का आदमी होगा, क्योंकि पिंड वालों से भी वो ठाकुर की फितरत के बारे में कुछ न कुछ सुन चुकी थी। इसलिए उसका दिल मुतमिन न था। वो परेशानी के आलम में कमरे में वापस आई और खामोशी से चारपाई पे बैठ गई। अचानक रुसाम जिन की आवाज उसके कानों में आई तो वो चौंक गई। इस वक्त वो बिल्कुल उसे फरामोश किए हुए थी। जब रुसाम ने उसे मुखातिब किया तो तब उसे उसका ख्याल आया, इतनी जल्दी मुझे भूल गई, अभी तो मैं तुम्हारे पास हूँ, जब मैं चला गया तो भला मुझे कब याद रखोगी। रुसाम की आवाज पे वो शर्मिंदा सी हो गई। नहीं, वो दरअसल। फिर उसने सारी बात रुसाम को बताई। जवाबन उसने प्रीति को तसल्ली दी और कहा कि वो बेफिक्र है, मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ मौजूद हूँगा, वो बेफिक्र होके हवेली चली जाए। उसकी बात पे प्रीति को डारस हुई और वो हर परेशानी को जहन से झटक के हवेली जाने के लिए तैयार होने लगी। ठाकुर ने तमाम तैयारियां मुकम्मल की। उसने अपनी खाबगाह को मजीद खूबसूरत बनाया। गुलाबों की पत्तियां बेड पे बखेरी, जिनकी महक ने पूरे कमरे को मशहूर कर दिया। बेड के आसपास गुलाबों की लड़ियां लगवाई, जिससे कमरे की खूबसूरती में मजीद इजाफा हुआ। कमरे के रंग से हमरंग पर्दे और बेडशीट की महलनुमा कमरे का तासुर पेश कर रही थी। गोया कमरा यूं तासुर पेश कर रहा था जैसे आज ही किसी की शादी के लिए खसूसी तौर पे सजाया गया हो। वो जब भी किसी शिकार को यहाँ लाता तो कमरे को ऐसे ही सजाता। कमरे का रोमान परवर माहौल शिकार को शिकार करने में आसानी देता, और जो आसान शिकार न होता उसे दौलत की चकाचौंध दिखाई जाती। कुछ तो हथियार डाल देती, कुछ उसके बावजूद भी मुश्किल साबित होती, जिन्हें वो अपने जोर बाजू से फतह कर लिया करता। और प्रीति के बारे में भी वो यही सोचता था कि वो गरीब लड़की है, दौलत की चकाचौंध से वो ज्यादा मजामत ना करेगी। और जब गोपी ने उसे प्रीति और उसके पिता के आने की इतला दी तो उसने जल्दी से उन दोनों को अंदर बुलाया। गोपी भी उनके साथ अंदर आया। जैसे ही ठाकुर की नजरें प्रीति के सामने लेकिन पुरकशिश चेहरे पे पड़ी, वो अपनी आंखें झपकाना भूल गया। ऐसा उसने हुस्न कहाँ देखा था। वो दिल ही दिल में गोपी को शाबाश दे रहा था, जिसने इतना नमकीन शिकार उसे फराहम किया। अचानक रामदास की आवाज गूंजी तो वो चौंक गया, जो अपनी छोड़ी प्रीति से कह रहा था कि वो ठाकुर को प्रणाम करे। उसके कहने पे प्रीति ने हाथ जोड़ के नमस्कार किया। जवाबन ठाकुर ने उसे ऐसी भूखी नजरों से देखा कि उसका वजूद काम किया। औरत फौरन मर्द की नजर को पहचान लेती है कि वो किस जाविये से औरत को तक रहा है, लेकिन रामदास को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो बस इसी खुशी में खुश था कि ठाकुर ने उसे इतनी इज्जत बख्शी कि उसकी बेटी को खसूसी तौर पे बुलाया। जब ठाकुर अच्छे से प्रीति को नजरों से टटोल चुका तो उसने गोपी को मुखातिब किया, गोपी, रामदास को मेहमान खाने ले जा और इसे पूरी इज्जत से बैठा, जो भी तलब करे फौरन हाजिर कर। इसके साथ ही गोपी को आंख का महसूस इशारा किया तो वो मानी है से सर हिलाता रामदास को साथ लेता मेहमान खाने की जानिब बढ़ गया। वो ठाकुर के इशारे को अच्छे से जानता था। रामदास को इतनी शराब पिलानी थी कि वो होशो हाथ से बेगाना हो जाए और वो खुल के खेल खेल सके। जैसे ही गोपी रामदास को लेके बाहर निकला, ठाकुर ने हवस भरी नजरों से देखा। आगे बढ़ के कमरे का दरवाजा बंद किया। प्रीति का दिल जोर से धड़क उठा। ये आपने दरवाजा बंद क्यों किया? प्रीति के सहमे लहजे पे ठाकुर ने मीठी नजरों से उसे घूरा और बोला, घबराओ नहीं, मुझे तब तक गाना सुनने में मजा नहीं आता जब तक मुकम्मल खामोशी और सुकून ना हो। तुम ऐसा करो, गाना शुरू करो। ये कहकर ठाकुर प्रीति के बड़े करीब बैठने लगा तो वो जल्दी से उठ के खड़ी हुई और बोली, माफी चाहती हूँ ठाकुर साहिब, लेकिन मैं आपके इतना नजदीक बैठकर गा नहीं सकती, मुझे अजीब सा लगता है। प्रीति की बात पे ठाकुर जोर से हंसा और बोला, कोई बात नहीं, तुम जैसे चाहो गा सकती हो, वैसे गाओ। ये कहकर ठाकुर ने बैकग्राउंड से टेक लगाई, मदहोश नजरों से प्रीति को देखने लगा। जब प्रीति ने अपनी मदर आवाज में गाना शुरू किया तो ठाकुर मदहोश सा हुआ। इतनी सुंदर आवाज उसने कब अपनी जिंदगी में सुनी थी। जो प्रीति गाना गाते हुए आगे बढ़ रही थी, वैसे ही ठाकुर मदहोश होता जा रहा था। जब प्रीति ने गाना खत्म किया तो कुछ देर तो वो यूं ही पड़ा रहा, फिर एक झटके से प्रीति की तरफ बढ़ा। उसके रबू पे प्रीति की आवाज की तारीफ के पुल थे। प्रीति के करीब पहुंच के उसने जो ही प्रीति को अपने बाजू में पड़ना चाहा, उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा तो वो जैसे होश की दुनिया में वापस आया।
पर जैसे ही उसकी नजर प्रीति के पीछे खड़े वजूद पे पड़ी तो उसके जिस्म पे कपकपी तारी हो गई। प्रीति के पीछे एक इंतहाई खूबसूरत और खौफनाक आदमी खड़ा था। उसके मुंह से खून बह के उसके पूरे जिस्म को भिगो रहा था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे खून की एक बूंद भी फर्श पे नहीं गिर रही थी। जब वो बोला तो उसकी आवाज ने इर्द-गिर्द भूचाल पैदा कर दिया, जबकि प्रीति को पता चल गया था कि उसके पीछे यकीनन रोजाम जिनजादा होगा, जो अपनी शक्ल बदल के ठाकुर को खौफजदा करने आया है ताकि वो प्रीति को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाए। उसकी भयानक आवाज ने ठाकुर के जिस्म पे लर्जा तारी किया। वो बहुत खौफजदा हो गया, जबकि रोजाम चंद कदम आगे बढ़ के ठाकुर के करीब आया और अपनी टोनी आवाज में ठाकुर को मुखातिब किया। ठाकुर, तू क्या समझता है कि तू गरीबों पे जुल्म के पहाड़ तोड़ता रहेगा और ईश्वर खामोशी से देखता रहेगा? ईश्वर सिर्फ इसलिए खामोश था कि शायद तू अपनी इन हरकतों से बाज आए और ईश्वर से माफी मांग ले, लेकिन नहीं। तू जुल्म करते हुए भूल गया कि एक तुझसे भी बड़ा ऊपर मौजूद है जो तेरी हर हरकत को नोट कर रहा है। लेकिन वो दर्द गुजर करता आया। तूने इस खामोशी को कुछ और समझा, लेकिन अब तेरे जुल्म इतने बढ़ चुके कि एक लम्हा भी अगर तुझे जिंदा छोड़ा तो तू पता नहीं क्या करेगा। अब अपने इंसान के लिए तैयार हो जा। ईश्वर एक लम्हे के लिए भी तुझे छोड़ने पे तैयार नहीं। भगवान के लिए मुझे मत कहो, मैं सारे बुरे काम छोड़ूंगा, ठाकुर ने रोजाम के आगे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन अब कोई फायदा न था, क्योंकि उसका वक्त पूरा हो चुका था। और वैसे भी जब जालिम को लगता है कि उस पर बुरा वक्त आया तो वो माफी मांगता है और आइंदा अच्छा रहने का वादा करता है। लेकिन जब बुरा वक्त टल जाए तो वह फिर अपने असली रूप में आ जाता है और भगवान से किए गए वादे को भूल जाता है, जैसे ठाकुर चंद्रराम। लेकिन रोजाम जिनजादे ने उसे मजीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर अपने हाथ आगे किए। उसके हाथों से तेज शुआएं निकली, ठाकुर के जिस्म में बेबस हो गई। उसके मुंह से अजियतनाक चीखों का तूफान फूट पड़ा। शुआएं जहाँ जहाँ पड़ी वहाँ से खून का फवारा फूट पड़ा और देखते ही देखते ठाकुर ने अजियत के आलम में अपनी जान दे दी। प्रीति आंखें फाड़ी ये सब देख रही थी जब ठाकुर ने दम तोड़ के उसके मुंह से चीख निकली। उसकी चीख सुन के रामदास और गोपी दौड़ते आए। अपने आगे का मंजर देख के हैरान रह गए। जब उनकी नजर रोजाम की खौफनाक शक्ल पे पड़ी तो उनकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। अचानक रोजाम की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। उसने गोपी की तरफ गजबनाक नजरों से घूरा और बोला, तू इस दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत इंसान है, जो अपनी पत्नी को अपनी खुशी से ठाकुर के हवाले करता था और दौलत बटोरता था। लेकिन अब वो दौलत तेरी कुछ काम न आएगी। उसने गोपी को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर अपने हाथ आगे किए। गोपी के मुंह से अजियतनाक चीखों का सिलसिला शुरू हुआ। ठाकुर और गोपी की मौत पे जहाँ लोगों ने भगवान का शुक्र अदा किया, वहीं वो हैरान भी थे कि ऐसा किसने किया, लेकिन वो कुछ भी समझने से कासिर थे। इसलिए सबसे बड़ी बात ठाकुर और गोपी से निजात थी। ठाकुर के परिवार ने भी शुक्र अदा किया, क्योंकि वो भी ठाकुर से सख्त परेशान थे, लेकिन खौफ से जुबान ना खोलते थे। जालिम अपने इंजाम को पहुंच गए। प्रीति बहुत उदास थी, क्योंकि रोजाम जिनजादा चला गया। उसका वापस आना बड़ा जरूरी था। उसने फिर आने का वादा किया। प्रीति को उसी दिन का इंतजार था। लेकिन एक दिन अजीब बात हुई। एक आदमी उनके घर आया। उसने प्रीति को बुलवाने का कहा। जब प्रीति आई तो उसने उसे खुशखबरी सुनाई कि वो फिल्म के म्यूजिक का प्रोड्यूसर है। उसे गाने के लिए किसी नई आवाज की जरूरत थी। उसे प्रीति का पता चला तो वो चला आया, क्योंकि एक आदमी ने उसे यहाँ का पता दिया। फिर उसने प्रीति को गाने के लिए कहा। जब प्रीति ने उसे गाना सुनाया तो वो मशगूल सा हुआ और उसे फौरन अपने गानों के लिए बुक किया। कुछ दिन के बाद प्रीति ने अपने परिवार के साथ मुंबई चले जाना था। उस प्रोड्यूसर ने उन्हें फ्लैट दिलाने का वादा भी किया। प्रीति हैरान थी कि आखिर वो आदमी कौन हो सकता है जिसने इस प्रोड्यूसर को इसके बारे में बताया। फिर अचानक उसके जहन में रोजाम का नाम आया तो उसके होंठों पे मुस्कुराहट फैल गई।